हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है हम अपने सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास के लिए, वो यूनिट नंबर हमारे 7 में क्या है। यूनिट नंबर 7 हमारे क्या है। यूनिट नंबर 7 में हमारे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल है। क्या है? गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल है। क्या है? गुप्त गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल तो इस रिलेटेड हमारा ये एमसीक्यू है। 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू ये रहेगा। ठीक। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक पे। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, गुप्तकालीन प्रशासनिक पदानुक्रम और अधिकारियों को उनके निर्दिष्ट कार्यों के साथ सुमेलित करें। कुमारा मात्य क्या होता था, संधि विग्रही क्या होता था, उपरिक क्या होता था, कर्णिक क्या होता था, बताइए। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर एक कैसे, कुमारा मात्य क्या होता था। कुमारा मात्य कुमारा मात्य ये होते थे क्या, ये होते थे हमारे क्या, भूमि अभिलेखों पर सुरक्षित रखरखाव और भू राजस्व निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे। संधि विग्रही क्या थे, संधि विग्रही ये थे, संधि विग्रही ये थे उच्च पदाधिकारियों की भर्ती का मुख्य संवर्ग। और ऊपरी 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 क्या होते थे, ऊपरी क्या होते थे ये प्रांतों या भुक्तियों के प्रांतीय गवर्नर। और कर्णिक क्या होते थे, शांति एवं युद्ध का मंत्री, विदेशी मामले रिलेटेड है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन है, ऑप्शन नंबर ए। गुप्तकालीन जो प्रशासन अपने नौकरशाही पदानुक्रम के लिए प्रसिद्ध था। कुमारा मात्य राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। आज के समय में क्या, कुमारा मात्य आज समय में आईएएस के समतुल्य माना जा सकता है। इसी समय से मंत्री, सेनापति, गवर्नर चुने जाते थे। संधि विग्रही जो इसमें दिया, युद्ध और शांति का मंत्री होता था। संधि विग्रही क्या था, युद्ध और शांति विदेश विभाग का सर्वोच्च मंत्री होता था। ठीक है। तो और 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 क्या होता था, गुप्त साम्राज्य भुक्ति प्रांतों में बटा जिनके प्रशासक क्या ऊपरी कहा जाता था। कर्णिक या ध्रुवाधिकरणवादी का जो भारत संग्रहण करता था। कर्णिक क्या करता था, ये ये करते थे। तो हमें इसमें ऑप्शन हमारा थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो हमारा संधि विग्रही क्या होता है, संधि विग्रही बी का टू तो किसी में है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ये गड़बड़ हो रहा है। इसमें जो कोड बना है गड़बड़ बना है। संधि विग्रही क्या था, बी का टू, बी का टू, बी का फोर ना। तुम्हारा मात्र क्या होता था, उच्च पदाधिकारी संवर्ग। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे वाला मामला है। ठीक। तो सी का 3, डी का 4, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें से कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं सही होगा। इसमें से कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ठीक दोस्तों। आते क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो क्या कर रहा है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उभरे प्रमुख राजवंशों और उनके राजनीतिक केंद्रों का सही मिलान करें। मौखरी वंश कहाँ था, मैत्रक वंश कहाँ था, पुष्यभूति वंश कहाँ था, गौड़ वंश कहाँ था। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बताइए। बंगाल डी का 4 किसमें आ रहा है, डी का 4, बंगाल। डी का 2, बंगाल में कौन था, गौड़ वंश। हाँ। और क्या है, और क्या कह रहा है, मौखरी वंश कहाँ था, मौखरी वंश ये कन्नौज पे था। और और क्या है, मैत्रक वंश कहाँ था, मैत्रक वंश हमारा था, ये था वल्लभी में। ठीक। कुशभूति वंश कहाँ था, थानेश्वर में। तो हमारा कौन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ठीक। मौखरी इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तथा उत्तर भारत की राजनीतिक का केंद्र पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित किया। मैत्रक गुप्त सेनापति भटाल द्वारा स्थापित इस वंश ने गुजरात के वल्लभी से शासन किया। वल्लभी कहाँ था, वल्लभी हमारा कहाँ, गुजरात में था। ठीक, कहाँ था, गुजरात में। कौन इसका संस्थापक था, कौन था, भटार्क। भटार्क ने स्टेब्लिश किया था। ठीक। विभूति इन्होंने प्रारंभ हरियाणा के थानेश्वर शासन किया। हर्षवर्धन बाद में राजधानी कन्नौज लेके गौड़, शशांक, गौड़, शशांक, शशांक। ठीक। एक प्रमुख स्वतंत्र शक्ति ये था। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में मजबूत मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और एक स्थानीयकृत सामंती व्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ। कथन ये कह रहा है, कारण क्या कह रहा है,
गुप्त शासकों द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को करमुक्त भूमि अग्रहार वामनदेह के बड़े पैमाने पर अनुदान दिए गए, जिसने राजशाही के राजकोषीय और प्रशासनिक अधिकारों को स्थानीय मध्यस्थों को हस्तांतरित कर दिया। ए आर दोनों सही, आर एक सही ऐतिहासिक व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है, गलत है लेकिन आर सही। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, बिल्कुल कह रहा है कि आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। क्यों? क्योंकि यह सामंतवाद की बहस पर आधारित, कौन, ये सामंतवाद से रिलेटेड है, जिसपे किन विद्वानों ने काम किया, जैसे इस पे डी कोशाम्बी कोशाम्बी और आर्य शर्मा ने इस पर अच्छा शोध किया है। और प्राचीन भारत में भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहनों के समय हुई थी। बात तो बिल्कुल सही है। गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को करमुक्त भूमि दी। महत्वपूर्ण यह है कि यह शासकों ने इन भूमि प्राप्तकर्ता न केवल कर वसूलने का अधिकार दिया, बल्कि उन्हें प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी सौंप दिए। इससे सत्ता का क्या विखंडन हुआ, केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, एक सामंती अभिजात वर्ग का उदय हुआ। इसलिए कारण आर का सही सटीक स्पष्टीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में विचार करें। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में लाट, गुजरात के दत्तपुर प्रवास करने वाले तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इस काल में बिष्टी नामक बेगार की प्रथा का प्रचलन था। गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि के प्रमुख शिल्प और उद्योगों का पतन था। किसी आर्थिक समृद्धि का कारण क्या होगा, ये होगा सत्य क्या होगा हमारा, एक सही होगा, दो सही, अर्थात कौन, एक और दो। आर्थिक समृद्धि का प्रमुख शिल्प और उद्योगों का पतन थोड़ी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गुप्त काल में भारतीय साहित्य विज्ञान का स्वर्णयुग माना जाता है। विद्वानों को उनके विशिष्ट योगदान से सुमेलित करें। विशाखदत्त, ब्राह्मेर, ब्रह्मगुप्त या फिर सुश्रुत। बताइए विशाखदत्त ने क्या लिखा था, ये ए का टू। क्वेश्चन नंबर 5 का ए का टू किस में आ रहे हैं, इसमें तो कई टू आ रहे हैं। फिर क्या आ रहा है, ब्राह्मीर ने क्या पंच सिद्धांति का खगोल विज्ञान से रिलेटेड था। और सुश्रुत इसके जन रचयिता थे शल्य चिकित्सा के और ब्रह्मगुप्त गणित के। तो कौन किस में आ रहा है, ए का 2, बी का 1, सी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 4 आ रहा है हमारा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली के संदर्भ निम्नलिखित ऐतिहासिक युग्मों का परीक्षण करें, और इसमें कह रहे उपयुक्त में कौन से युग सही है। समुद्रगुप्त बीड़ा वादन करते हुए उसके सिक्के मिले। चंद्रगुप्त द्वितीय शक छत्र को पराजित करने पश्चात रूपक नामक चांदी के सिक्के जारी करना। कुमारगुप्त प्रथम व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के जारी करना। रोमन सिक्के 3री शताब्दी ईस्वी बाद भारत में रोमन सिक्कों के प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। बताइए इसमें से कौन सा ऐतिहासिक रूप से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 का कौन से सही है, कौन सही है, 36 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का। बात तो बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त का क्या मिलता है, समुद्रगुप्त का मिलता है वीणा वादन करते हुए उसके सिक्के प्राप्त होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय शक छत्र को पराजित करने पश्चात रूपक नामक चांदी के सिक्के जारी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता समुद्रगुप्त अश्वमेध प्रकार सिक्के जारी किए, जो कि उसके सैन्य किसके सैन्य अभियानों प्रतीक है। युग में 3 असत्य हैं। क्या कह रहा है, कुमारगुप्त व्याघ्रहंता प्रकार सिक्के जारी करता है, कौन, ये असत्य है। कौन, ये असत्य है हमारा, ये असत्य है। और रोमन सिक्के 3री शताब्दी ईस्वी का भारत में रोमन सिक्कों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। युग में 4 भी असत्य है, कौन, ये भी असत्य है हमारा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें तो हमारा इसमें से सिर्फ कौन सा 1 और 2 सही हो रहे हैं, 1 और 2, कौन सा 1 और 2 सही हो रहे हैं। आते क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में समुद्री व्यापार को सुगम बनाने वाले बंदरगाहों का भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही युग पहचान कर। भृगुकच्छ पूर्वी तट का बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था। घंटाशाला और कदूरा आंध्र प्रदेश पूर्वी तट के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। या मुझे उत्तर भारत का नदी बंदरगाह था। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 का आंसर क्या है, जो इसमें दे रहा क्या, घंटाशाला और कदूरा आंध्र क्षेत्र पूर्वी तट के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ठीक, आंध्र प्रदेश गोदावरी तट का ये प्रमुख बंदर के था। जो ये ताम्रलिप्ति कहाँ था, ताम्रलिप्ति ये पूर्वी तट पे था। कहाँ, पूर्वी तट पे, ये पूर्वी तट कहाँ, बंगाल। और भृगुकच्छ कहाँ था, ये पश्चिमी तट पे था, ये पूर्वी तट पे नहीं था, ये पश्चिमी तट पे था, ये पश्चिमी तट पर स्थित था। ठीक, गुजरात में स्थित था। मुजरिस क्या था, मुजरिस
एक समुद्री बंदरगाह था। कहाँ? दक्षिण भारत का समुद्री बंदरगाह। कहाँ का? दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का नहीं, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कह रहा? हर्षवर्धन काल में प्रशासनिक तंत्र के प्रमुख व्यापारिक और नागरिक पदाधिकारी को उनके अर्थ में सुमेलित करें। श्रेणी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, कायस्थ। श्रेणी क्या होता थे, क्या होते थे? सार्थवा क्या होते थे? प्रथम कुलिक कुलिक कौन होते थे? कायस्थ कौन होते थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। श्रेणी कौन था? श्रेणी कौन होते थे भाई दोस्तों? ये श्रेणी होते थे का, ये होते थे मुख्य बैंकर या नगर का प्रधान व्यापारी होता था। ठीक। और क्या? सार्थवा क्या होते थे? सार्थवा क्या होते? सार्थवा होते थे व्यापारी कारवां का नेता को क्या बोलता था? सार्थवा बोला जाता था। और और क्या होते थे? और प्रथम कुलिक कौन था? प्रथम कुलिक कौन? मुख्य शिल्पकार कौन था? प्रथम कुलिक कौन होता था? मुख्य शिल्पकार कायस्थ कौन थे? लिपिकों का प्रमुख, लिपिकों का प्रमुख को क्या बोला जाता? कायस्थ बोला जाता था। हर्षवर्धन काल में प्रशासनिक तंत्र में प्रमुख व्यापारियों का नागरिक पदाधिकारी को उनके अर्थ से सुमेलित करें। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन इसमें सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा? गुप्त काल की सामाजिक संरचना को समझने के लिए तत्कालीन संस्कृत नाटकों का विश्लेषण करने पर भाषा के प्रयोग के विषय में क्या स्पष्ट होता है? सभी पाल सामाजिक वर्ग से निरपेक्ष केवल पाली भाषा प्रयोग करते थे। महिलाओं और शूद्र निम्न सामाजिक वर्ग प्राकृत बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के पुरुष परिष्कृत संस्कृत बोलते थे। उच्च वर्ग के लोग प्राकृत बोलते थे, जबकि महिलाएं शूद्र संस्कृत बोलते थे। धार्मिक नाटकों में केवल तमिल और संस्कृत का मिश्रित प्रयोग होता था। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं और शूद्र निम्न सामाजिक वर्ग प्राकृत बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के पुरुष परिष्कृत संस्कृत बोलते थे। ठीक दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कुमारगुप्त के शासनकाल से ऐतिहासिक दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्रदान करता है? नहीं, ये तो ईरान अभिलेख वो देता है। यह भूमि बिक्री स्थानीय प्रशासनिक बोर्ड जिसमें नगर सेठी और सार्थवा शामिल थे और भूमि अनुदान की प्रक्रिया का विस्तृत प्रकाश डालता है। यह हूणों के विरुद्ध गुप्त सेना की विजय का विस्तृत विवरण देता है। यह भारत में रेशम उत्पादन की तकनीक को विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 का बताइए, 10 का आंसर क्या होगा? यह क्या करता है? यह दामोदरपुर ताम्रपत्र ले अभिलेख ये बताता है यह भूमि की बिक्री के स्थानीय प्रशासनिक बोर्ड जिसमें नगर सेठी और सार्थवा शामिल थे और भूमि अनुदान की प्रक्रिया का विस्तृत प्रकाश डालता है। दामोदरपुर ताम्र अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का ये है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। चीनी यात्री व्यवसाय के विवरण के आधार पर हर्षवर्धन के प्रशासन में शाही राजस्व के वितरण की 4 सूत्रीय प्रणाली में क्या शामिल था? राजस्व का पहला हिस्सा राज्य खर्चों और प्रशासन के लिए होता था। दूसरा हिस्सा राज्य के प्रमुख विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिए होता था। तीसरा हिस्सा लोक सेवकों और अधिकारियों को भूमि अनुदान के रूप में भुगतान के लिए होता था। चौथा हिस्सा विभिन्न धार्मिक उद्देश्यों और संस्थाओं के लिए होता था। बताइए इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सही है? ये चारों सही है। जो वो बताता है हर्षवर्धन शाही राजस्व के बारे में विवरणों से, ये यही चीज है। राजस्व का पहला हिस्सा राज्य खर्चों के प्रशासन के लिए था। दूसरा हिस्सा राज्य के प्रमुख विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिए था। तीसरा हिस्सा लोक सेवकों और अधिकारियों को भूमि अनुदान के रूप में भुगतान के लिए था। चौथा हिस्सा विभिन्न धार्मिक उद्देश्यों और संस्थाओं के लिए होता था। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? पल्लव राजवंश के शासकों का उनके शासनकाल के आधार पर सही ऐतिहासिक कालानुक्रम क्या है? सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन। महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन, अपराजित, या फिर सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन। बताइए पल्लव राजवंश में जो शासकों का जो सही ऐतिहासिक कालानुक्रम क्या कौन सा है? बताइए कौन सा है? पहले कौन आते हैं? पहले पे पहले पाएंगे कौन? सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु आएंगे। दूसरे पे आएंगे महेंद्र वर्मन आएंगे। तीसरे पे कौन आएंगे? नरसिंह वर्मन प्रथम और फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो हमारा कौन सही? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। गुप्तकालीन कृषि और राजस्व प्रशासन में भूमि को मापने की प्रणालियों का उपयोग किया जाता था। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत रूप से सुमेलित है? कह रहा है गलत रूप से सुमेलित है। गलत रूप से सुमेलित है। बताइए। निवर्तन भूमि माप की एक प्रमुख मानक इकाई होती थी।
कुल्यवाप बंगाल क्षेत्र में प्रयुक्त भूमि माप की इकाई होती थी। दौड़ माप कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला आपातकालीन सैनिकर होता था। उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी सही सुमेलित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? कह रहा गलत सुमेलित है। जो ये कह रहा द्रोणवाप कृषि भूमि पर लगाया जाना आपातकालीन सैनिकर था। द्रोणवाप क्या था? क्या था? कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला आपातकालीन कर नहीं था। द्रोणवाप सैन्य कर कहना पूर्णतः गलत है। सिंचाई के लिए बनाए गए तटबंधों खया और बाढ़ से बचने के तटबंधों को बंद कहा जाता था। ठीक ठीक। जैसे दौड़ माप क्या था? दौड़ माप ये था, एक होता कुल्य माप, दौड़ माप ये भी क्या था? ये भी माप की इकाई थी। क्या? माप की इकाई थी। ये भी माप की इकाई थी। कुल्य माप, दौड़ माप और अड़ माप ये सभी क्या थी? भूमि माप की प्रचलित इकाइयां थी, जो बीज बोने की क्षमता के आधार पर निर्धारित होती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्तकालीन शासकों को उनके संबंधित उपाधि ऐतिहासिक तथ्य से सुमेलित करें। बताइए किसकी उपाधि कौन सी थी? समुद्रगुप्त की क्या थी? चंद्रगुप्त क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थी? अस्कंदगुप्त की क्या थी? क्वेश्चन नंबर 14 का समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? समुद्रगुप्त की उपाधि है लिच्छवी दौहित्र। कौन सी? लिच्छवी दौहित्र। ए का 2 किसमें आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो हमारा ये गलत हो जाता है, ये गलत है। बाकी आप देखते हैं। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि? चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी? महाराजा धीराजिया उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और फिर परम भागवत किसकी उपाधि थी? परम भागवत किसकी उपाधि थी? ये परम भागवत चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और अस्कंदगुप्त ने हुड़ों का सफल प्रतिरोध किया था। तो हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? गुप्तोत्तर काल के कन्नौज, शक्तिशाली मौखरी वंश के शासकों के सत्ता में आने वाले सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? अवंती वर्मन, सर्ववर्मन, ईशान वर्मन, हरिवर्मन, अवंती वर्मन, ईशान वर्मन, ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंती वर्मन, सर्ववर्मन, ईशान वर्मन, अवंती वर्मन। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए आंसर। पहले कौन आएंगे? पहले भैया पहले पाएंगे हमारे कौन? ईशान वर्मन और सर्ववर्मन और अवंती वर्मन। कौन? सर्ववर्मन, अवंती। इसके संस्थापक कौन था? ये हरिवर्मन। हरिवर्मन कौन था? संस्थापक था। संस्थापक था किसका? मौखरी राजवंश का संस्थापक कौन माना जाता है? हरिवर्मन माना जाता है। हरिवर्मन के बाद कौन आता है? ईशान वर्मन। ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, फिर अवंती वर्मन। ये सब शासक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत में गुप्तोत्तर काल दौरान कला, धर्म और साहित्य के संरक्षण में राजवंशों के योगदान का विश्लेषण करें और सही मिलान करें। राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, कांचीपुरम, एहोल, एलोरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। राष्ट्रकूटों ने क्या किया था? राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश नाम मंदिर को बनवाया था। ठीक। तो हमारा ए का 3 हो जा रहा है। फिर क्या कह रहा है? चालुक्यों ने क्या किया था? चालुक्यों ने क्या किया था? चालुक्यों ने, चालुक्य किसके लिए फेमस है? एहोल। और पल्लव कांचीपुरम के मंदिर से रिलेटेड है। सी का 1 इसमें इसी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के पतन का एक दुखद संकेतक के रूप में सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाणिक अभिलेखित साक्ष्य 510 ईस्वी के अभिलेख में प्राप्त होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में इसका उल्लेख आता है। कहाँ? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में, जो इसमें 510 510 एडी। ठीक। यह सती प्रथा का प्रथम प्रत्यक्ष अभिलेखी प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख में गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की घोड़ों के युद्ध करते हुए मृत्यु का वर्णन है, जिसके उपरांत उनकी पत्नी चिता पर सती हो गई। यह साक्ष्य गुप्तोत्तर काल की में बढ़ते समाज में महिलाओं की गिरती सामाजिक स्थिति और पैतृक रूढ़ियों के मजबूत होने का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 18, गुजरात में सत्ता केंद्र के रूप में उभरे मैत्रक वंश के विषय में कौन से कथन ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य हैं? इस वंश की स्थापना भटार नामक एक सैन्य अधिकारी ने की थी, जो मूलतः गुप्तों के अधीन था। इनकी राजधानी वल्लभी थी, जो शिक्षा और व्यापार का अत्यंत समृद्ध केंद्र बन गई।
प्रसिद्ध चीनी यात्री सिंह ने अपने विवरण में बल्लभी की महानता को स्वीकार करते हुए उस शिक्षा का केंद्र बताइए। इसमें तो कौन से सत्य है? क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सत्य है? इसमें तीनों सत्य हैं। इस वंश की स्थापना अभी थोड़ी देर पहले भटार ने की थी। इनकी राजधानी क्या थी? वल्लभी। गुजरात जो शिक्षा व्यापार का अत्यंत समृद्ध केंद्र बन गया। और प्रसिद्ध चीनी यात्री सिंह अपने विवरण में वल्लभी की महानता को स्वीकार करते उच्च शिक्षा का केंद्र बताता है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? गुप्त काल की कला और प्रतिमा विज्ञान में लौकिक लोकार शब्द का विशिष्ट प्रयोग निम्नलिखित किस देवता को संबोधित करने के लिए किया जाता है? लोकार किसके लिए आया? भगवान विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए, सूर्यदेव के लिए, भगवान ब्रह्मा के लिए? बताइए, लोकार किसके लिए आया? लोकार आया है सूर्यदेव के लिए। किसके लिए? सूर्यदेव के लिए। गुप्त काल में हम देखते हैं कई लोगों की कई पूजा पद्धतियां दिखाई जो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वयवाद का अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? गुप्त साम्राज्य के अवसान के बाद 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत के राजनीतिक विखंडन को समाप्त कर एक बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना श्री 21 राजवंश और सबसे प्रतापी शासक को दिया जाता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होता है? ये दिया जाता है किसे? पुष्यभूत वंश, इसे वर्मन वंश भी कहा जाता है। इसने गुप्त साम्राज्य पूर्व पतन पर ऐतिहासिक रूप से क्या कि पुष्यभूति वंश का स्थापना किया, जिस प्रभाकर वर्धन द्वारा इस वंश को मजबूत किया। उसके बाद हर्षवर्धन ने इसे उत्कर्ष पर पहुंचाया और इसने राजधानी कहाँ था? कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली और उत्तर भारत के स्वामी के रूप में एक विशाल साम्राज्य की उसने स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? चालुक्य शासकों ने दक्षिण भारत में अपने भौगोलिक और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए अपनी राजधानी ऐहोल से किस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर में स्थानांतरित किया, जिसे बाद में पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति का केंद्र माना गया? बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का ये कहाँ माना गया है? वातापी या बादामी। ठीक, दक्कन में चालुक्य वंश ने 6वीं शताब्दी मध्य में शासन शुरू किया। उनके साम्राज्य का मुख्य केंद्र क्या? कृष्णा तो 15 नदियों की समृद्ध रायचूर द्वार था। आरंभ में उनकी राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। लेकिन पुलकेशिन प्रथम शासन काल में राजधानी को अधिक सुरक्षित सामरिक महत्व वाले स्थान बादामी को में स्थानांतरित कर दिया, जिसे उस समय बाताबी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली में राज्य की आय गए प्रमुख स्रोत भाग। भाग क्या था? भाग जो होता था, भाग क्या था? शिल्पकारों पर लगाया जाने वाला उत्पादन कर था। विदेशी व्यापार पर लगने वाला सीमा शुल्क था। किसानों द्वारा राजाओं को दिया जाने वाला कृषि उपज का एक हिस्सा प्राय 1/6 भाग था। युद्ध में लूटी गई संपत्ति राजा का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। ये था क्या? किसानों द्वारा राजाओं को दिए जाने वाले कृषि उपज का एक हिस्सा जो 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक, इस काल में अन्य कर जैसे हिरण कर, जैसे नगद कर होता, बलि अतिरिक्त कर होता, 20 बेगार भी शामिल थे। तो कई कर इस काल में लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित 7वीं शताब्दी में भारत को समझने का एक अति महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इस ग्रंथ के विषय में निम्नलिखित में क्या सत्य है? यह केवल बौद्ध दर्शन पर आधारित धर्म ग्रंथ है। यह संस्कृत में लिखी गई गद्य रचना जो 8 अध्यायों में हर्ष के जीवन, सैन्य अभियान और तत्कालीन प्रशासन का विशद वर्णन करती है। यह भारत और चीन बीच व्यापारिक संबंधों का यात्रा वृत्तांत है। यह प्राकृत भाषा में लिखी गई एक प्रेम कविता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। यह संस्कृत में लिखी गई गद्य रचना है जो 8 अध्यायों में हर्ष के जीवन, सैन्य अभियानों और तत्कालीन प्रशासन का विशद वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 24 इतिहासकार आर्य शर्मा डीडी कौशाम्बी के विश्लेषण के अनुसार गुप्तोत्तर काल के नगरों का पतन एक बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उदय का सर्वप्रमुख कारण क्या था? कृषि उत्पादन में भारी गिरावट कारण अकाल, रोमन साम्राज्य के पतन और रेशम मार्ग पर अस्थिरता कारण लंबी दूरी के व्यापार का पतन, भारत में सोने और चांदी खदानों को पूर्ण रिक्त हो जाना, ब्राह्मणवादी धर्म का उदय जिसने व्यापार को निषिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? ये है रोमन साम्राज्य पतन और रेशम मार्ग पर अस्थिरता कारण लंबी दूरी के व्यापार का पतन होगा, जिसके कारण ये एक बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में ये शिफ्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? गुप्तोत्तर काल की संस्कृति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस काल में गुप्त सत्ता के पतन कारण गंगा घाटी के सभी शहरी केंद्र पूरी तरह विलुप्त हो गया, व्यापार शून्य हो गया। इस काल में तांत्रिकवाद और क्षेत्रीय धार्मिक पंथों का तेजी से उदय हुआ। उपर्युक्त में कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही तीन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। इसमें केवल दो सही है। क्यों दो सही है? कथन एक गलत इसलिए है क्योंकि यद्यपि व्यापार में गिरावट आई, ठीक, और कई पुराने नगर पतन, लेकिन शहरीकरण पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ। कह रहा शहरीकरण पूरी तरह से विलुप्त हो गया, व्यापार शून्य हो गया। ठीक,
बनारस, कन्नौज और कांचीपुरम जैसे नए राजनीतिक और तीर्थ स्थलों का उदय हो रहा था। कथन दो सत्य क्यों है? गुप्त काल में पौराणिक हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन गुप्तोत्तर काल में आते हुए समाज में तांत्रिकवाद, क्या समाज में तांत्रिकवाद का व्यापक प्रभाव देखा गया। इस काल में स्थानीय देवी देवताओं को मुख्य धारा के धर्म में शामिल किया गया, क्षेत्रीय पंथों का उदय हुआ और दक्षिण में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हमारे यूनिट नंबर 7 का है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, जो हायर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर एशियन हिस्ट्री का है। तो हमारे ये कंप्लीट होता है दोस्तों। फिर आपसे मिलते हैं, हम मिलेंगे कल दोस्तों, है ईद, ठीक है। कल वीडियो कोई अपलोड नहीं होगी। ईद की आप लोगों की ढेर सारी बधाई, आपको ईद मुबारक हो। अच्छे से घर वालों के साथ ईद मनाएं। और क्या है कि नवरात्र भी चालू है दोस्तों, नवरात्र की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल हम आप लोगों से।